अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। बिस्तर पर लेटकर छत को तकते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार था। मोहब्बत को हमेशा से कमतर जाना, खुद को अलग समझा। अब जबकि जुदाई की आवाज़ कानों में पड़ी तो होश ठिकाने आ गए। दिल में अजीब सी बेचैनी छाई, सांसें अपने आप तेज़ होने लगी, आंखें जल उठी। उसे तो खुश होना चाहिए था कि हमेशा के लिए जान छूट रही है, मगर दिल पर उदासियों ने जैसे डेरा जमा लिया। उसकी जुदाई का सोचकर वो एक नए दर्द में मुब्तला हो गया। ऐसा भी होता है ये तो उसने कभी सोचा नहीं था। वो तो मेरी थी, मगर ये सब क्यों हुआ? अकल चौपट होकर रह गई। करूं तो क्या करूं? तसव्वुर में दो बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ और गालों पर पड़ने वाला डिम्पल आ गया। समर ने अपनी जलती आंखों पर तकिया रखकर सोने की कोशिश की, मगर पल भर को नींद न आई। सोचे उसके आसपास घेरा डालकर मातम करने लगी और वो बिस्तर छोड़कर बैल्कनी में चला गया। नाइमा ने अपनी चाल चल दी और मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो गई। मारवी की खामोशी, समर की अना उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकती थी। नाइमा को वो दोनों ही बहुत प्यारे थे। किसी एक की आंख से गिरता आंसू उसके दिल पर जा पड़ता। अब बिछड़ने का डर उन्हें हिम्मत दिखाने पर मजबूर कर देगा। बस देखना ये था कि पहल किसकी तरफ से होती है। नाइमा ने आंखें मटका कर मज़ा लिया और तकिए पर सर रखने के बाद रिमोट उठाकर एसी की कूलिंग बढ़ा दी। सफोकेशन वाले माहौल में एक ही बात सोच सोचकर मारवी का जैसे दम घुटने लगा। वो टेरेस पर निकल आई, इधर उधर के नज़ारे किए। अचानक बराबर में झांका तो वो ठिठक कर रह गई। समर बैल्कनी में किसी फ्रेम की तरह गुमसुम खड़ा उसे प्यासी निगाहों से देख रहा था। चौड़े चेहरे पर बिखरे बाल, साफ रंगत और बड़ी हुई शेव, लंबे कद और सुडौल जिस्म के साथ ट्राउज़र की हाथ जेबों में हाथ फंसाए बहुत ही शानदार लग रहा था। मगर चेहरे की लकीरें चीख चीख कर उसकी अंदरूनी हालत बता रही थी। मारवी के दिल को जैसे कुछ होने लगा। दिल में धुआं सा फैलता चला गया और वो अंदर ही अंदर आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। क्या ये अपनी शादी से खुश नहीं है? मारवी ने उंगलियों को मसलते हुए गौर से उसे देखा। मैं हमेशा ही खुश फहम हूँ। अपनी किसी कुलीग से शादी करने चला है तो खुश क्यों नहीं होगा? दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। खुद को नकारते हुए उसने ज़ोर से होंठ काटे। भला मैं इतनी उदास शक्ल बनाकर इस बागड़ बिल्ले को खुश होने का मौका क्यों दूँ? उसने समर की तरफ ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पास की। उधर से भी जवाबी मुस्कुराहट पास की गई। चलो अच्छा है, अब मेरी रोज़ाना चाय बनाने की तकलीफ़ से जान छूट जाएगी। उसकी बीवी आने वाली है, खुद संभाल लेगी। उल्टी सीधी बातें जहन में दौड़ाने लगी। एक दूसरे से मोहब्बत उनकी फितरत में शामिल थी, मगर कभी इजहार का सोचा ही नहीं। अब जो एक दूसरे से अलग होने का डर पैदा हुआ तो बेयकीनी की हालत में चुपचाप खड़े एक दूसरे को तकते चले गए। नज़र से नज़र मिली, एक शोला लपका और बदन में जुदाई के भांबर जल उठे। दोनों पर उदासी छा गई। यकायक बादल गरज उठे और तेज झक्कार चलने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, मगर उन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही खामोश खड़े भीगते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। मारवी, रमला की आवाज़ ने उसके सोचों को तोड़ा। क्या हुआ अम्मी? लहजा थोड़ा बेजार सा हुआ। वो इफ्तार के बाद अपने झूले पर लेटी आराम कर रही थी। बेटा, मैं तुम्हारे ताया अब्बा की तरफ जा रही हूँ, तुम भी चलो? रमला ने मुस्कुरा कर दावत दी। क्यों, रोज़ रोज़ वहाँ जाना ज़रूरी है? मारवी ने सर उठाकर माँ को देखा और तुनक कर पूछा। क्या हो गया लड़की, तुम्हारा दिमाग इतना गर्म क्यों हो रहा है? उन्होंने बेटी को झाड़ा। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, वैसे भी उनके यहाँ बहू आने वाली है, कम जाना ही ठीक है। उसने होंठ चबाते हुए सोचा। चल रही हो या नहीं? उन्होंने कंधे पर हाथ का दबाव डाला। नहीं जाना मुझे,
मारवी ने नज़र उठाकर माँ को देखा और नहीं में गर्दन हिला दी। इसे क्या हो गया? वो हैरत से बेटी को देखने लगी, जो बराबर में जाने के बहाने ढूंढती थी और अब पत्थर की तरह एक जगह जमी पड़ी थी। अच्छा, तो फिर मैं जा रही हूँ। आजकल के बच्चों के तो दिमाग ही नहीं मिलते, वो बोलती हुई बाहर निकल गई। समर से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो तो पहले से ही बेमरवत था। मगर ताई अम्मी, वो तो मुझसे मोहब्बत का दावा करती थी। और निम्मो का तो दिन नहीं गुजरता था मेरे बगैर। फिर भी मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी को भी मेरा ख्याल ना आया। इस बात ने दुख को बढ़ा दिया और वो फूट फूट कर रो दी। बारिश में भीगने की वजह से उस पर सब किस्म के नज़ले ज़ुकाम का हमला था। रोज़ा भी बड़ी मुश्किल से गुजरा। इफ्तारी के बाद वो मुंह सर लपेट कर कमरे में पड़ा था जब नाइमा अंदर दाखिल हुई। भाई, क्या हुआ? उसने पास बैठकर पूछा। नज़ला है और सर में दर्द भी है, उसने करहाते हुए सर को थामा। ओ, 1 मिनट, मैं दवा लेकर आती हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई। तबीयत की खराबी तो एक बहाना है, वरना जुदाई की तकलीफ तो रूह में उतर गई है। वो एक ही बात को सोच सोच कर पागल हो रहा था। अजीब इत्तेफाक है, इधर मारवी बेगम बिस्तर पर पड़ी हुई है और आपकी भी तबीयत खराब है। नाइमा ने समर के मुंह में ज़बरदस्ती गोली ठूंस कर पानी का गिलास थमाते हुए अपने दिल से गड़ा। उस बंदरिया को क्या हो गया? समर ने सर दर्द की गोली हलक से उतारते हुए जाहिर में सरसरी अंदाज में पूछा। पता नहीं, शायद कल से फ्लू हो रहा है। समर की आंखों में फैलती बेचैनी को देखकर वो जवाब दिया। वैसे अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। उसका भी यही सवाल था कि लकड़बग्गा क्यों बीमार पड़ गया है। नाइमा ने एक और गप मारी, मगर उससे मुस्कुराया भी नहीं गया। भाई, एक बात सच सच बताओ, क्या आप मारवी को पसंद करते हो? उसने सोचने की एक्टिंग करते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस स्टेज पर जब वो किसी और की होने चली है, ये बात उसके मुंह से कैसे निकल सकती थी? अच्छा, तो फिर खुद से लड़ते लड़ते मर जाना, मगर कभी कबूल ना करना। नाइमा ने चिढ़कर माथे पर हाथ मारा। बड़ी भाभी, खैरियत तो है? क्या कोई अदालत लगी हुई है? रमला ने मजाकिया अंदाज में उनके पास बैठी नाइमा को देखकर कहा। हाँ, तुम पर जुर्माना करना है, नसरीन ने कमर के पीछे गांव तकिया लगाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो फिर अल्लाह बचाए, रमला ने कान को छूकर शरारती अंदाज में कहा। ये बताओ कि घर में मौजूद लड़का होते हुए तुम मारवी का रिश्ता बाहर क्यों तलाश कर रही हो? उन्होंने थोड़ी नाराज़गी दिखाई। वो तो मैं तो रमला से बात ना बन पाई तो हकलाकर चुप हो गई। क्या वो तो मैं तो? तुमसे तो अक्लमंद मेरी छुटकी निकली, जिसने मशवरा दिया कि ईद के खुशी के मौके पर उन दोनों की बात पक्की कर दी जाए। नसरीन ने बेटी की तारीफ की। नाइमा ने चची को देखकर दांत निकाले। मेरी बच्ची, इधर आओ। तुमने अपनी चाची का मान रख लिया। रमला की खुशी से बाछे खिल उठे। नाइमा को गले से लगाकर माथा चूमा। बस, तो फिर चांद रात को हम मारवी की ईदी लेकर आएंगे। नसरीन ने फैसला सुनाकर बात ख़त्म की और उनके अंग अंग में खुशी दौड़ने लगी। लकड़ी का झूला चूं चूं की आवाज़ निकालता हुआ हवा के साथ साथ हिल रहा था। समर बोझल कदमों से लॉन की तरफ चला आया। उसकी निगाह जम कर रह गई। मारवी आंखें मूंधे झूले पर बेसुध पड़ी थी। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था, हिल रहा था। उसे इस तरह दुनिया से बेखबर लेटा देखकर वो घबरा गया। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। ये ऐसी क्यों लेटी है? समर ने झुक कर उसे गौर से देखा और ठंडी कलाई थामी। क्या हुआ? क्यों तंग कर रहे हो? उसने पट से आंख खोली और चटक कर बोली, सॉरी, मैं समझा था कि शायद तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जब ही ऐसी लेटी हो। मारवी की आवाज़ पर समर ने सर उठाकर देखा और इत्मीनान भरा सांस लिया। फ़िक्र ना करो, मैं बहुत सख्त जान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा।
निगाहें मिलाते हुए उसका लहजा शिकायती हुआ। वाह भाई, ये तो वो मिसाल हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समर के होठों पर जख्मी मुस्कुराहट उभर आई। अब पता नहीं चोर कौन है और कोतवाल कौन। मारवी ने उल्टा तंज किया और झूला से उतर गई। तेजी से चलते हुए रास्ता पार किया। उसका दुपट्टा साथ साथ घसीटाता चला जा रहा था। समर की निगाहें मारवी के साथ साथ चल रही थी। जहन एक फैसले तक जा पहुंचा। ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आंखों पर एक धुंध सी छाई हुई थी जो अब छट गई। हर बात साफ होती चली गई। उसने वो राज पा लिया जो मारवी ने खुद से भी छुपाया हुआ था। मैंने रमला से मारवी के रिश्ते की बात की है। नसरीन ने रात को सोते वक्त शौहर के कानों में बात डालना ज़रूरी समझा। अच्छा, मगर किसके रिश्ते की बात? और हम तो अभी शादी की पोजीशन में नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। जमाल, आप भी कमाल करते हैं। और हमसे बड़ा भी एक बेटा है हमारा, समर। मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो पैरों पर चादर फैलाते हुए शौहर पर बिगड़ी। आपने अकेले ये फैसला कैसे कर लिया कि मैं उस निकम्मे से अपनी प्यारी भतीजी की शादी होने दूंगा? उन्होंने साफ अंदाज में कहा। ये फैसला मैंने नहीं किया है। नसरीन ने कुछ सोचकर मज़े से नामे गर्दन हिलाई। तो फिर किसने किया? शक के हालत में तकिए से सर उठाया और जान से प्यारी बीवी को घूरा। शायद आप भूल रहे हैं कि उन दोनों की बात तो बचपन से तय है। नसरीन ने पुराना हवाला दिया। है नहीं, थी। उस वक्त मेरी माँ को अपने पोते की करतूतों का पता नहीं था। उन्होंने तंज लहजा अपनाया। क्यों? मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया? नसरीन की ममता फड़क उठी। एकदम मिरासी की औलाद लगता है। वो जज्बात में आकर खुद को बुरा बोल गए। बीवी की हंसी छूट गई। मेरा मतलब है, लंबे बाल और औरतों की तरह जेवरात लटकाए घूमता है। ये भला कोई शरीफों के तौर तरीके हैं? जमाल साहब ने गुस्सा होकर कहा। अच्छा, अगर वो इन सब चीज़ों को छोड़ दे तो? नसरीन ने शौहर के हाथ पर हाथ रख कर मनाना चाहा। तब सोचा जा सकता है। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। कुछ भी हो था तो अपना खून ही ना। उनकी खुशियों की राह में कैसे रुकावट बनते। वो जो आपने नौकरी छोड़ने वाली शर्त लगाई थी, उसका क्या होगा? नसरीन ने मन में उठता आखिरी शक दूर करना चाहा। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी वो अपनी फील्ड में सेट हो चुका है। उन्होंने हार कबूल करते हुए तकिए पर सर रखा। शुक्र है, बाप बेटे में सुलह के आसार तो पैदा हुए। नसरीन के मुंह से बेसाख्ता निकला और सीने से सुकून की सांस निकली। बीवी के अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए सोच में पड़ गए। कुछ दिनों पहले जमाल साहब टीवी पर घर में काम करने वाली बच्चियों पर जुल्म के खिलाफ बनाई जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे। थीम इतना स्ट्रॉन्ग था कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। कहानी एक सामाजिक तहरीक पर बेस्ड थी जो बेसहारा बच्चियों के हक के लिए लड़ने के साथ साथ उन्हें अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश भी थी। जमाल साहब ने फिल्म के ख़त्म होने पर जब डायरेक्टर के तौर पर समर जमाल का नाम देखा तो उनका दिल फ़ख्र से भर गया। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि बेटा मशहूर डायरेक्टर के तौर पर शोहरत पा चुका है और इस तरह बुराइयों के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहा है। नाइमा समर से ये बात बिल्कुल छुपा गई कि मारवी तक जाती उसकी राहें खासी आसान हो चुकी है। भाई, फिर आपने क्या सोचा? उसने कमरे में घुसते हुए एक बार फिर समर का पीछा किया। मैंने कुछ नहीं सोचा और अब तुम पागलों वाली बातें बंद करो। वो बेइख्तियार बालों को मुट्ठियों में भींचते हुए कराया। मारवी को किसी और का होते देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। सोचों ने पागल कर डाला था। ओके, तो फिर आप ही कोई होशमंद वाला काम कर लें, नाइमा ने जवाब दिया। मेरे सर में पहले से ही दर्द है, अब और दिमाग मत चाटो, उसने झड़क लगाई। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल चुप रहूँगी, मगर शर्त यह है
कि आप भी मजनू फरहाद और रांझे की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएंगे। उसका अंदाज मजाक वाला था। मैं करूँ भी तो क्या, मारवी की तो बात तय होने वाली है। समर ने थक हार कर बहन को दिल का दर्द सुनाया। बात तय होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। उसने अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए राह दिखाई। क्या मतलब? ओह हाँ, वाकई मैंने ये बात तो सोची नहीं, मगर डैड। मायूसी के बादल एकदम से छटते चले गए। वो मुस्कुराया। बाप का डर हुआ। हाँ तो डैड को खुश करना कौन सा मुश्किल काम है, कुछ पैसे खर्च करके अपने बाल छोटे करवा लें। नाइमा ने शरारत से उसके बालों की पोनी की तरफ इशारा किया। हाँ ये ठीक रहेगा, इस तरह से उनसे बात करने में भी आसानी हो जाएगी। वो जल्दी से सर हिलाने लगा। ख्याल रहे कि इतनी देर ना हो जाए कि फिर कुछ और नया हो जाए। नाइमा ने नाक पर चश्मा जमाते हुए कहा और वहाँ से उठ गई। उफ़, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, समर ने मुस्कुराते हुए सोचा। हाथ से कड़ा उतारा, गले से जंजीर उतार कर ड्रॉज में रख दी और बाल कटवाने के इरादे से घर से निकल गया। मारवी सादे से हुलिये में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ग्रीन कढ़ाई वाले काले कुर्ते पजामे पर लंबा सा सादा सादा घसीटता हुआ हरा दुपट्टा, कानों में सोने के टॉप्स, नर्म मुलायम कलाइयों में सोने की एक चूड़ी डाले, बड़ी बड़ी आँखों में काजल लगाए, सफ़ेद मुलायम पैरों में काले चप्पल और बालों की सादा सी चोटी गूंद कर एक साइड पर डाले हुए थी। वो चांद होने के ऐलान का इंतज़ार में ही थी कि अचानक नाइमा और नसरीन हाथों में बड़े बड़े डिब्बे लिए अंदर दाखिल हुईं। उनके पीछे मंजला बेटा अरहम के हाथों में मिठाई का टोकरा उठाए घुसा। सबसे छोटे ने फलों के टोकरे का वज़न बर्दाश्त किया हुआ था। रमला खिल उठी, दोनों हाथ फैलाकर खुशदिली से जेठानी का इस्तकबाल किया। मारवी हैरत से ये सारे मंजर देख रही थी। जमाल मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। निहाल ने खुश होकर भाई भावज का इस्तकबाल किया। वो सब लॉन में बिछे कुर्सियों पर ही बैठ गए। लो भाई, हमारी मारवी की ईदी आ गई। खाला वजीरा भी शाम से यही मौजूद थी। नाक पर उंगली रख कर चहक उठी। ईदी? मारवी के कान खड़े हुए। माशाअल्लाह से खाला, अल्लाह ने आपके मुंह से निकली बात पूरी कर दी। रमला ने सर हिलाकर उन्हें देखा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालो। वो पुरजोश होकर बोली। हक है। खुशी रमला के चेहरे से फूट पड़ रही थी, जबकि मारवी हद तक होकर सारा मंजर देख रही थी। बीबन्नो, कुछ शर्म है? थोड़ी हया ही कर लो। नाइमा ने उसे खामोश देखा तो करीब आकर चुटकी काटी। 1 मिनट तुम इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़कर कोने में ले आई। क्या हुआ, बोलो। नाइमा को पता था कि उसे क्या पूछना है, फिर भी अनजान बन गई। तुमने उस दिन कुछ और कहा था। नाइमा ने बात काट दी। हाँ, झूठ कहा था। नाइमा ने मज़े से गर्दन हिलाई। क्या झूठ? मारवी की आंखें फट गई। हाँ झूठ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम दोनों अपनी अपनी अना के गुंबद में कैद मुंह से कभी भी इजहार नहीं करोगे। हमेशा नापरवाह करने वाली बातें करते रहोगे और मन ही मन में एक दूसरे को टूट कर चाहते रहोगे। इसलिए मैंने ऐसा किया। नाइमा ने निगाह चुरा कर सारी बात बता दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसने नहीं में सर हिलाते हुए उसे देखा। मारवी, मैंने सिर्फ तुम दोनों के खातिर ऐसा किया। उसे पहली बार मामले की संगीनी का एहसास हुआ। उसका हाथ थामकर समझाना चाहा। 1 मिनट, कान खोल कर सुन लो। मैं समर से शादी नहीं करूँगी। उसने अपना हाथ छुड़ाया। ये क्या कह रही हो? नाइमा के दिल को धचका पहुँचा। हाँ, मेरा ये आखिरी फैसला है, जाकर सबको बता दो। कुछ पल की खामोशी के बाद नाइमा के कानों में उसका पत्थर सा लहजा टकराया। वो फटी फटी निगाहों से उसके चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन को देखती रह गई। ईद की नमाज के बाद वो उसके कमरे में दाखिल हुआ और धीमे लहजे में पुकारा। मारवी? जी फरमाएं। वो सादा से हुलिये में ऐसी ही खड़ी थी, लहजे में जानबूझकर सख्ती ले आई। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दी है? एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया गया था। हाँ,
मैंने इस रिश्ते से इनकार किया है। वो आंखों में आंखें डालकर बोली। सफ़ेद कुर्ता शलवार में फौजी हेयर कट ने उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था। वजह जान सकता हूँ? समर ने उसके कंधे पर हाथ रख कर झिंझोड़ा। अब इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। मारवी ने बिना वजह सख्ती दिखाई और नरमी से उसका हाथ हटाया। मेरे पास तुम्हारे बगैर जीने का कोई तसव्वुर नहीं है, उसने चाहतों की शिद्दत अपने लहजे में समा कर कहा। वो लम्हे भर को डगमगा गई। भूल है तुम्हारी। मारवी ने उसकी बात रिजेक्ट कर दी। क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? समर को एक और ख्याल आया तो लहजे में तंज उतर आया। हाँ, करना चाहती हूँ। तो उसने भी ज़िद्दी अंदाज में हामी भर ली। मैं भी देखता हूँ कि तुम किसी और की कैसे बन सकती हो। उसकी बात ने जैसे कांटों पर घसीट डाला हो। एकदम उखड़े लहजे में बोला। आप होते कौन ही ये फैसला करने वाले? उसे भी आग लग गई। इस बात का तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, मैं होता कौन हूँ। अब तुम्हें मिसेस समर जमाल की हैसियत देने के बाद ही बात करूँगा। उसने चैलेंज किया और कमरे से बाहर निकल गया। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। मारवी शाम को सोकर उठी तो खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। बाल सुलझाकर दोबारा चोटी बांधने लगी तो आईने में अपना बेरौनक चेहरा और गुलाबी होती आंखें देखी। लग ही नहीं रहा था कि आज ईद का दिन है। उसके शादी के इनकार पर रमला बहुत नाराज़ थी। निहाल को भी बेटी की बात ने दुख पहुंचाया। वो नमाज के बाद से जो कमरे में पड़ी रही तो किसी ने भी नहीं उठाया। रोते रोते कब उसकी आंख लगी पता ही नहीं चला। मारवी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नाइमा ने धड़ से दरवाज़ा खोला और खुशी से चीख मारी। उसके हाथ में ईदी वाली रेड फ्रॉक थी जिस पर सिल्वर नगों से महीन और बहुत खूबसूरत काम अपनी बाहर दिखा रहा था। सिल्वर बनारसी चूड़ीदार पैजामा और बड़ा सा शिफॉन का दुपट्टा, सिल्वर पेंसिल हिल की सैंडल, पर्स, चूड़ियाँ के साथ एक ज़बरदस्त सा ज्वेलरी सेट। मारवी ने पसंदीदा निगाहों से तमाम चीज़ों को देखा जो नाइमा डिब्बे से निकाल कर बिस्तर पर रख रही थी। जाओ भाई, खड़ी क्यों हो? सारे मेहमान आ चुके हैं। उसने मारवी का हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ ढकेला। किस लिए तैयार हूँ? वो हैरान होकर पूछने लगी। कमाल है, ये भी मैं बताऊँ? चलो जल्दी करो। नाइमा ने हड़बड़ मचा कर रख दी। उसे ज़बरदस्ती कपड़े बदलवाए और फिर ना करने के बावजूद भी उसका बेहद खूबसूरत सा मेकअप कर डाला। क्या हुआ लड़कियों, अभी कितनी देर बाकी है? रमला तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। बेटी को तैयार देखा तो आंखें भीग आई। शुक्र है बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया, रमला ने उसके माथे को चूम कर कहा। वो माँ को ना समझ में आने वाली निगाहों से देखती रही। नाइमा, क्या चक्कर है? मारवी ने फंसी फंसी आवाज़ में पूछा। आई। किसी के पुकारने पर रमला जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। लो, हम सबको चक्कर में डालकर मोहतरमा पूछती हैं क्या चक्कर है। नाइमा ने बराबर में चलते हुए उसे चुटकी काटी। मुंह से कुछ फूटोगी भी? उसने जलकर नाइमा को एक धप लगाई। उफ हो, भाई ने जैसे ही सुबह हम सबको बताया कि तुम शादी के लिए राज़ी हो गई हो तो घर में एक हंगामा मच गया। नाइमा चहकी। क्या? वो एकदम चीख पड़ी। जहन में झमाका सा हुआ। निकाह वाली बात याद आ गई। हाँ, और क्या? उसके बाद भाई ने जो जिद बांधी कि बस निकाह आज शाम को ही होना है। वो हंसते हुए बोली, मरता क्या ना करता, सबकी दौड़ लग गई। काम कर कर के सबके पांव टूट गए, तब जाकर इंतज़ाम मुकम्मल हो पाया है। वो हैरत ज़दा सी सब सुन रही थी। उसके और कुछ कहने से पहले ही रमला वापस लौट आई और वो दोनों मारवी को पकड़ कर बाहर ले आई। मैं शायद तुम्हारी हाई सोसाइटी के तकाजे निभाने में नाकाम साबित हूँ, मारवी ने निगाह चुराते हुए कहा। होठों पर अंदेशे आए। क्या हो गया है तुम्हें? किसी बात को मन में पाल बैठी हो? वो हैरान होकर पूछने लगा। तुमने ही मुझे ये सब सोचने पर मजबूर किया है। मुंह से शिकवा फिसल गया। मैंने ऐसा क्या किया? उसने उंगली अपने सीने पर मारकर उससे पूछा।
मैं फ़ैशन और ग्लैमर से दूर भागने वाली सादा मिजाज सी लड़की हूँ, जिसे हल्ले गुल्ले, शोर शराबा और पार्टियाँ वगैरह का शौक़ नहीं। उसने बात बदली। मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समर ने बेचैनी से मारवी को समझाना चाहा। अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। शादी के बाद ये बातें हमारे बीच एक अनदेखी रुकावट बन जाएगी। अल्फाज टूट टूट कर मुँह से निकले। तुमने अभी मेरी मोहब्बत को जाना ही कहाँ है, जो आने वाले वक्त की बातें अभी से सोच रही हो। उसने मारवी का हाथ थाम कर दुखी लहजे में कहा। अपनी मोहब्बत को हासिल ना करना तकलीफ दह होता है, मगर प्यार पाकर खोने की तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर होती है। और मैं ऐसा लम्हा अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी। बस इसीलिए इनकार किया है। ना जाने क्यों 2 आंसू पलकों से टूटकर समर के हाथों पर गिर गए। वो बेचैन होने लगा। तुमको ये कैसे पता चलने लगा कि मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने दांत पीसे। बस मुझे ऐसा ही लगता है, वो हठधर्मी से बोली। मारवी, मुझे ऐसी सज़ा ना दो जो मुझसे बर्दाश्त ना हो सके। वो उसकी ज़िद पर बहुत बेबस दिखाई दिया। कंधों को थाम कर बोला। लॉन में बहुत हलचल मची हुई थी। करीबी रिश्तेदार जमा हो चुके थे। उसे फूलों से सजे एक झूले पर लाकर बिठा दिया गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अचानक किसी के बैठने से झूला हिला। उसने मुड़कर देखा तो बराबर में ब्राउन कुर्ता शलवार पर ब्लैक वास्कोट पहने समर बैठा था। आदाब अर्ज़ है। उसके होठों पर खास मुस्कुराहट थी। मारवी ने तेज़ निगाहों से उसे घूरा, मगर मुंह से कुछ ना बोली। उन दोनों के बीच मायने खेज खामोशी छा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि समर अपनी बात को इतनी जल्दी पूरा कर देगा। मारवी ने कुछ सोचकर बेचैनी से माँ को ढूंढा, मगर दूसरी तरफ से जमाल साहब ने बैठकर उसके ऊपर बाहें फैला दी। मेरी बच्ची, हाँ करने का बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट मी, ये गधा इतना भी बुरा नहीं है। वो शोखी से बोले। वैसे आपस की बात है, तुम इसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी, और अगर इसने ज़रा भी सताया तो अपने ताया को बता देना। इतनी ज़ोर से कान खींचूंगा कि सचमुच में गधा बन जाएगा। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसे यकीन दिलाया। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने भतीजी का सर अपने सीने से लगा लिया। जाने क्या हुआ, उसकी सारी हिम्मतें दम तोड़ गई और वो ताया से लिपटकर बुरी तरह रो दी। समर ने जान निछावर होती निगाहों से उसे देखा। मारवी के अंदर का गुब्बार छट गया तो दिल खुशी से झूमने लगा। सब लोग अचानक उसके आसपास जमा हो गए। वो मुंह उठाए एक एक को देख रही थी। रमला बेइख्तियार आगे बढ़ी। बेटा, सर झुका कर बैठो, तुम्हारा निकाह हो रहा है। रमला ने उसके सर पर आंचल का घूंघट निकालते हुए कान में कहा। मेरा बेटा शहज़ादा लग रहा है। नसरीन ने बेटे के बराबर में हक से खड़े होकर कहा। दोनों के निकाह की रस्म अदा कर दी गई और वो जो हमेशा सोचती थी कि ऐसा कभी नहीं होने देगी, उसने सब कुछ भुलाकर हाँ में 3 बार गर्दन हिला दिए। मुबारक सलामत का शोर मच गया। मिसेस समर, मुबारक हो। उसकी पुरजोश निगाहों की तपिश मारवी को बार बार पहलू बदलने पर मजबूर कर रही थी। कहा था ना कि तुमको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। समर इतराया, मगर पहली बार उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। हया के बोझ से बार बार पलकें झुक रही थी। ईद की खुशियों से जहाँ दिल में खुशी थी, वहीं दोनों के मिलन ने शाम को यादगार बना दिया।